सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत ये तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। क्रांतियों का युग का तात्पर्य है कि इस समय 1830 से लेकर 1848 में क्या क्या विचारधाराएं थीं, किस प्रकार से रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करके एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। रूढ़िवादी का मतलब वह व्यवस्थाएं जो पादरी वर्ग या चर्च के द्वारा परंपराओं में शामिल हो गया था, उन व्यवस्थाओं को तोड़ने की या उसको बदलने की बात उदारवाद ने शुरू किया और इसी को लेकर के यूरोप में क्रांतियों का युग शुरू हुआ। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे और इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। यानी इटली में, जर्मनी में, आयरलैंड में, पोलैंड में जो क्रांतियां शुरू हुई, उन क्रांतियों का नेतृत्व या आप कह सकते हो उन क्रांतियों को हवा देने का काम मध्यवर्गीय जो शिक्षित लोग थे, ठीक, उन्होंने किया। इनमें कौन कौन से थे? तो इनमें थे प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। क्लर्क उनको कहा जाता है जो लेखा और जोखा का काम करता है। वाणिज्य व्यापार उनको कहा जाता है जो आर्थिक स्वरूप में कार्य करते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। जो क्रांतियां शुरू हुई उसमें प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। यानी 1830 की जो क्रांति हुई, ठीक, उसमें फ्रांस में जो राजशाही शासन था जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी, उसको उदारवादी क्रांतिकारियों ने हटा दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। यानी उस शासन को समाप्त करके एक संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य यहाँ है कि जनता द्वारा बनाए गए या जनता द्वारा चुने गए लोगों को ही इस शासन में स्थापित किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी मैटरनिक ने एक टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है मैटरनिक के कि फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो बाकी सारे यूरोप को बीमारियां हो जाती हैं। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम का तात्पर्य है कि जो रूसी क्षेत्र थे उससे नीदरलैंड अलग हो गया। किसके कारण? जुलाई क्रांति के कारण। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। निर्वासन का यहाँ तात्पर्य है ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर निवास कर रहे हों। जो प्राचीन यूनानी संस्कृति जिसको हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। यानी यूनानी जो लोग थे उन्होंने बताया कि यूरोप में अगर कोई सभ्यता का पालना है या सभ्यता जहाँ पलती है तो वो क्या है? यूनान ही है। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? लॉर्ड वायरन की। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। यानी यूनान का जो विद्रोह शुरू हुआ, ठीक, वो विद्रोह कई प्रकार से कई सारे यूरोप के जो देश थे, यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने यूनान की काफ़ी सहायता की और जिसके कारण अंततः 1832 को कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूरोप में जाना जाने लगा। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावनाएं।
राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। यानी अगर राष्ट्रवाद विकसित हुआ, राष्ट्रवाद शुरू हुआ, तो उसमें कई सारी चीज़ों ने भाग लिया, कई सारे विचारों ने भाग लिया। जैसे संस्कृतियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई, कला के माध्यम से भी लोगों को बताया गया, काव्य और कहानियों और किस्सों के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया गया। हाँ, आइए अब हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। रोमानीवाद यानी एक प्रकार की ऐसी पद्धति जिसके द्वारा जुड़ करके लोग उस भावना से ओतप्रोत होकर के राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का काम किया। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यानी जो है रोमानीवाद के जो लोग थे वो ज़्यादातर रूढ़िवादी बातों का विरोध करते थे, ठीक। और उनका मानना था कि विज्ञान के द्वारा ही सामाजिक भावना को बदला जा सकता है और लोगों का विकास और राष्ट्रवाद का निर्माण किया जा सकता है। जर्मन दार्शनिक योहान गार्डफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों यानी डेस्क वॉल्क में निहित थी और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। यानी अगर राष्ट्र के निर्माण की परियोजना बनाई जा रही थी तो उसके लिए यह आवश्यक था कि सभी लोगों को सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और चाहे लोकगीतों के माध्यम से चाहे लोक विचारों के माध्यम से, चाहे स्थानीय बोलियों के माध्यम से सबको एकत्र किया जाए और जिससे क्या निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि पुरानी जो परंपराएं थीं, पुराने जो लोग थे, पुरानी जो बातें थी, उनको लेकर के लोगों को जागृत करना था। आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यानी उस समय की अगर यूरोप में शक्तियों के रूप में जाना जाता था तो रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, इनको ग्रेट पावर्स के नाम से यानी बड़ी शक्तियों के नाम से जाना जाता था। और जिन्होंने क्या किया था, पोलैंड को विभाजित कर दिया था, यानी पोलैंड के हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुप्रस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मोजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। यानी पोलैंड ने भी अपनी आज़ादी के लिए या पोलैंड में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए भी कई सारी चीज़ों का सहारा लिया गया। उसमें कई सारे लोग जैसे कैरोल कुप्रस्की ने और ओपेरा संगीत के द्वारा गुणगान किया गया और लोगों को राष्ट्रीय भावनाओं से जागृत किया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। यानी जब पोलैंड में रूसियों का कब्जा था तो उस समय के जो स्कूल चल रहे थे उनको स्कूली भाषा के तौर पर रूसी अपनी भाषा को लादना या शुरू करना चाहते थे और उनकी जो पोलिश भाषा थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 1831 में रूस के एक सशस्त्र विद्रोह जिसे आखिरकार कुचल दिया गया था, इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया। पादरी वह लोग होते थे जो ईसाई धर्मावलंबी थे और ईसाई पद्धति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। एक तरह से कह सकते हो कि जैसे हिंदू धर्म में जो है
पंडित जी होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। और पादरियों के नीचे होते हैं बिशप, जो पादरियों की बातों को जनता को पहुंचाते हैं। उनको क्या किया गया कि पोलैंड की भाषा या पोलिश भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। यानी जो पादरी थे, जो बिशप थे, उन्होंने पोलिश भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया था और रूसी भाषा का प्रचार नहीं किया। इसी के लिए उनको पकड़ करके कहाँ भेज दिया गया? साइबेरिया भेज दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यानी अगर रूसी भाषा के सामने कोई भाषा संघर्ष कर रही थी उस समय, तो वो थी पोलिश भाषा, जिसको संघर्ष के प्रतीक के रूप में यूरोप में देखा जाने लगा। तीसरी लाइन है हम लोगों की, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। यानी यूरोप में रोजगार तो कम थे, लेकिन रोजगार की तलाश में लोग अधिक हो गए थे। और ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। यानी यूरोप में जो देश थे उनसे काफ़ी विकसित अवस्था में इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। यानी यूरोप के बाकी देश जो थे वहाँ पर ज़्यादातर कपड़ों का उत्पादन छोटे छोटे रूपों में होता था। वो ज़्यादातर अपने घरों पर ही कपड़ों का निर्माण करते थे, जबकि इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर कपड़े का निर्माण किया जाता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। यानी अगर सही से बारिश नहीं होती थी, फसल सही से तैयार नहीं होते थे, तो भुखमरी की या अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और जिससे काफ़ी गरीबी फैल गई थी गाँव में। इसको हम चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले टॉपिक खत्म कर लें। 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए। अवरोध का मतलब जो लोग सड़कों पर उतर आए थे उनको रोकने के लिए आप कह सकते हो एक प्रकार का बैरिकेडिंग का मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हो कि उनको रोकने के लिए एक दीवार बनाई गई थी और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। यानी जब 1848 में लोग खाने पीने की कमी के कारण सड़कों पर आ गए, तो उस समय लुई फिलिप वहाँ से भाग गया और भागने के बाद जो वहाँ के लोग थे उन्होंने यानी राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार यानी किसी को भी चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसके साथ कहा गया कि काम के लिए आपको कई सारे कारखाने भी आपके लिए बनाए जा रहे हैं जहां पर आपको रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की है। हुआ क्या कि 1845 में सिलेसिया में जो बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ इसलिए विद्रोह किया क्योंकि वो लोग उन बुनकरों का माल जो है कच्चे रूप में बड़े ही सस्ते मूल्यों पर ले लेते थे और बाद में वही माल जब कपड़ा बन जाता था यानी जो है उस कच्चे माल को कपड़े के रूप में बदल दिया जाता था तो उसको काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे, जिसके कारण बुनकरों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इसी की चर्चा
दी गई है, किसके द्वारा? पत्रकार विल्हेम वोल्फ के द्वारा। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालात खस्ता है। खस्ता का मतलब उनकी हालात काफ़ी खराब है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। यानी जो माल बन रहा था और जो लोग थे, लोगों की संख्या ज़्यादा थी, काम कम था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो माल बनता था उसकी कीमतें काफ़ी गिरा दी। और जिसके कारण 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें, नफीस यानी महंगी चीज़ें, तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। किसको? उस ठेकेदार को, जो उस समय लोगों का शोषण कर रहा था। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा और इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। यानी कुछ समय के बाद वह ठेकेदार सरकार के पास जाता है और वहां सेना को बुला लाता है। सेना जब आती है तो उस टकराव में 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है। और फिर क्या होता है कि 1848 में उदारवादियों की क्रांति शुरू होती है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सर्विक मताधिकार पर आधारित थी। यानी सबको बराबर का हक देने की बात कही जा रही थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। अब प्रतिनिधियों ने प्रथा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। यानी कुछ लोगों की एक समिति बनाई गई और जिसमें विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई। लेकिन ताज या उसको राजा बनाने की घोषणा इसलिए की गई कि जिससे जो आंदोलन हो रहे थे, जो क्रांतियां हो रही थी, वो रुक जाएं। लेकिन विल्हेम चतुर्थ ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। और ताज पहनने से इसलिए उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसको संविधान के अंतर्गत कार्य करना था और जो उसको पसंद नहीं था। इससे क्या हुआ कि असेंबली को भंग कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। प्रेक्षकों का मतलब देखने के लिए सिर्फ उस संसद में उनको खड़ा रहने की इजाज़त थी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। यानी महिलाओं की स्थिति इस क्रांति में जहाँ महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन उनकी उपेक्षा की गई और उनसे किसी प्रकार का राय या मशवरा नहीं लिया गया।
हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई और किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, यानी हंगरी के जो लोग थे उनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिली। हालांकि इससे निरंकुश मैयारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। और इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसकी चर्चा हम लोग नहीं किए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, और कुछ फिगर दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस फिगर के माध्यम से क्या बताया गया है और किस तरह से ये जो क्रांति शुरू हुई थी इस क्रांति का परिणाम क्या निकला। इस क्रांति के माध्यम से जहां यूरोप में बहुत सारे निरंकुश राजा राज्य कर रहे थे, उनकी राज्य को समाप्त करके एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस चित्र को हम लोग देखेंगे क्या बता रहा है। इस चित्र को कहा जा रहा है यूजीन डेलक्रोव द मैस्कर एंड क्रियास। फ्रांसीसी चित्रकार डेलक्रोव सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था, यानी एक चित्रकार थे फ्रांसीसी चित्रकार जिनका नाम डेलक्रोव था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय। यह विशाल चित्र 4.19 मीटर गुणे 3.5 मीटर एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियासी द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला, और डेलक्रोवा ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्रबिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जताने की कोशिश की। यानी इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को मारा गया था। और ये इन लोगों को क्यों मारा गया था, क्योंकि उस समय यूनान की क्रांति चल रही थी और उस क्रांति में किरियास द्वीप पर बहुत सारे लोगों को 20,000 यूनानियों को मार डाला गया। उसी का चित्रण यहाँ किया गया है और चित्र में कई सारे चटक रंगों का प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से यूनानियों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। चित्रकार ने इसीलिए इन महत्वपूर्ण रंगों का उपयोग किया है और उनसे सहानुभूति प्राप्त करना चाहा है इस चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं क्या है ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथा और राष्ट्र निर्माण। यूरोप में ग्रीम बंधु थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ग्रीम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रीम विलहेल्म ग्रीम बंधुओं का जन्म क्रमांक 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वह 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वह लोगों से बात करते और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते। ये कहानियां बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली और इसी बीच उन्होंने 31 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वो विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को ये फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। यानी ये दोनों भाई इन्होंने क्या किया कि गांव-गांव जाकर लोक कथाओं को एकत्रित किया और लोगों से बात की और इन्हीं लोक कथाओं के माध्यम से उस समय जो क्रांतियां चल रही थी उनको जागरूक किया गया कि आपकी संस्कृति किस प्रकार थी और आपकी संस्कृति को किस प्रकार से बिखेरा गया। इसी को लेकर वो कार्य करते थे। कौन? ग्रीम बंधु। ठीक, अब आगे इस पे राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं की महत्वता क्या है, इसकी चर्चा आप अपने मित्रों से करें या आप अपने सहपाठियों से कर सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान में भाषा और लोक परंपराएं सहयोगी होती हैं। एक चित्र और दिखाया गया है। इस चित्र को किर्चक विद्रोह 1848 का चित्र है जिसमें
देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से कृषकों ने उस जमींदार के खिलाफ आंदोलन करके उसके घर में घुस करके विभिन्न सामानों को लूटा था। और वह विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पास रोजगार तो थे, लेकिन रोजगार के बदले उनको काफ़ी कम मजदूरी दी जा रही थी और वो चाहते थे कि उनकी मजदूरी थोड़ी अधिक हो। इसी को लेकर वो जो उस समय के ठेकेदार थे उनके प्रति उग्रशील हो गए और उन्होंने कृषक विद्रोह किया। चर्चा करें, सिलसियाई बुनकरों के विद्रोह के पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी करें। यानी सिलसियाई जो बुनकर थे उन्होंने किस प्रकार से विद्रोह किया और पत्रकार ने जो बातें बताई उन दोनों बातों को लेकर के अपनी एक टिप्पणी दे सकते हैं। इस पर चर्चा करें। गतिविधि है, कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसने चीज़ों को बदलते हुए देखा है। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ है। यानी अगर स्वतंत्रता मिल रही है और समानता दी जा रही है तो उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, इसका क्या मतलब है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। उदारवादी राजनीतिक कार्ल बेलकर ने जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य से निम्नलिखित विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष से ज़्यादा ताकतवर हैं कौन, महिलाएं। दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त हैं। उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमजोर, निर्भीक और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण करने वाला होना चाहिए। ये उस समय के यूरोपीय जो लोग थे उनका मानना था। क्या हम कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी। लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से लेकर 93 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छापा। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा वह बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है। यानी पुरुष मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परातंत्र से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। यानी उनका मानना था कि अगर आज़ादी या स्वतंत्रता दी गई है तो वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, ना कि महिलाओं के लिए है। महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार से उस समय खराब थी उसको देख करके लुइजे ऑटो पीटर्स ने यह बात कही थी। नए शब्द क्या है, नारीवाद। नारीवाद क्या है, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद है। यानी नारियों को भी स्थान देना चाहिए, नारियों को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी भी उपस्थिति जरूरी है, वो चाहे कहीं पर हो। इसी को नारीवाद कहा जाता है। और एक चित्र है, ये है चित्र। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि सेंट पॉल की जो चर्च थी उसमें फ्रैंकफर्ट संसद यानी समकालीन रंगीन चित्र है। ऊपर बाएं दीर्घ में महिलाएं सिर्फ बैठी हैं, बाईं तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ महिलाएं बैठी हैं और उनकी किसी प्रकार की हिस्सेदारी संसद में नहीं है। इसमें जितने भी सदस्य थे वो ज़्यादातर पुरुष ही थे और पुरुष ही निर्णय लेने का कार्य करते थे। महिलाओं को सिर्फ देखने का अधिकार था, निर्णय देने का नहीं। ऊपर उद्धृत 3 लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना करें और उनसे उदारवादी विचारधारा में क्या स्पष्ट होता है इसकी चर्चा करें। नए शब्द क्या है, विचारधारा। विचारधारा का मतलब है एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। यानी बहुत सारे लोग जो एक ही सोच, एक ही विचारधारा को लेकर चले। यानी किसी एक बात के लिए लोगों की जो एक सोच होती है उसी को हम कहते हैं विचारधारा। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आगे के और अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।